वो नदी की मीठी पानी है उस जैसा कोई अनमोल नहीं। वो नदी की मीठी पानी है उस जैसा कोई अनमोल नहीं। समंदर में बहुत है पानी लेकिन उसका कोई मोल नहीं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं निबंध एक नदी की आत्मकथा। इसके पहले हमने बहुत सारी आत्मकथा सीखी है जिसके अंदर मैंने बताया है कि हमें आत्मकथा लिखने कैसी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध एक नदी की आत्मकथा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है मैं एक नदी हूँ, मेरे किनारे पर बड़े बड़े मंदिर में आज बहुत भीड़ भाड़ है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है मैं। इसका मतलब है कि जब भी हम आत्मकथा लिखते हैं तो हमें वह स्वयं बनना होगा। जैसे कि यहाँ पर नदी है तो मुझे अपने आप को नदी समझकर ही इसे लिखना होगा। अगर मैं ये लिखता हूँ कि एक नदी थी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी भी अगर आप लिखते हो आत्मकथा तो आपको अपने आप को वो कैरेक्टर समझना है। अगर आप लिखते हो घड़ी की आत्मकथा तो आपको कहना है कि मैं एक घड़ी हूँ, और अगर आप लिख रहे हो नदी की आत्मकथा के बारे में तो आप समझोगे कि आप ही नदी हो और आपको लिखना है कि मैं एक नदी हूँ। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा आपको प्रस्तावना लिखनी है। मैं नदी हूँ और मेरे आसपास बहुत बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और पूजा याचना करते हैं, और मेरे आसपास बहुत ही भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ होने की वजह से मेरी शोभा बढ़ गई है। तो ये अपनी कहानी बताने वाली है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। ये होगी आत्मकथा इस नदी की। चलिए शुरू करते हैं। मेरा जन्म एक पर्वत शिखर पर हुआ था। मुझे जन्म देने वाली एक हिम नदी थी। ऊंची ऊंची चट्टानों की गलियों में मेरा बचपन बीता। मेरा जन्म हिमालय की घाटियों में हुआ और वहाँ पर ही मैं पली बढ़ी, वहाँ पर ही मैं बड़ी हुई। और अचानक से न जाने कहाँ से मेरे शरीर में एक शक्ति आई जिस वजह से पर्वत की घाटियों को पार करते हुए मैं नीचे मैदान में उतर आई। जाने कहाँ से मेरे अंदर शक्ति आई, ज्वार फूटा और मैं ऊपर से नीचे की तरफ जमीन की तरफ बढ़ गई। ऊंचाई पर फैली चट्टानों पर तेज उछल कूद करने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अब मैं नीचे मैदान में आ गई हूँ। पहले मैं पहाड़ों पर थी, वहाँ पर उछल कूद करती थी, पत्थर हुआ करते थे, लेकिन अब मैं नीचे प्लेन सरफेस प्लेन मैदान में आ चुकी हूँ। यहाँ मुझे अलग खुशी मिलती है। यहाँ प्राणियों की सेवा करके मन को संतोष मिलता है। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर लोगों की सेवा करती हूँ। मेरे आसपास जो प्राणी हैं मेरे पास आते हैं, पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इनको देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और संतोष भी मिलता है। मेरे ज़मीन पर आने के कारण लोगों को बहुत ही तरह से मदद मिली। जैसे कि वनस्पतियाँ तो जन्म से ही मेरी साथी रही हैं। जहाँ जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर वनस्पतियाँ तो आ ही जाती थी। मैदानों में मेरे किनारे किनारे असंख्य पेड़ पौधे उग गए। मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए। एक एक कर बहुत सी बस्तियां बस गई। मेरा सहारा पाकर लोगों ने गाय, भैंसे, बकरियां, भेड़े और बहुत से जानवर पाले। मेरे आने के कारण वहां पर लोगों ने अपने अपने घर बना लिए मेरे किनारे किनारे, और लोगों ने गाय, भैंस, बकरियां, भेड़े इस तरह के जानवर पाल लिए, क्योंकि मेरे होने की वजह से उन्हें पानी पिलाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता था। पास में ही आकर वे अपने जानवरों को पानी पिला देते थे। किसानों ने बड़े बड़े खेत बनाकर खेती करने लगे। किसानों को खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे होने की वजह से उन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे होने के कारण वे वहाँ पर मेड़ बनाकर पानी यूज़ कर लेते थे। गांव के लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मेरे किनारे पर आते और उसी समय नहा भी लेते थे। मेरे पास आते थे, अपने जानवरों को नहलाते थे और खुद भी नहाते थे, पानी पिलाते थे अपने जानवरों को। उनमें से कुछ को तैरने का शौक होता तो वे तैरकर बीच धारा तक आते थे, और कभी कभी तो मुझे तैरकर पार करने की शर्त भी लगा लेते थे। उनमें से बहुत से लोग तैरने के शौकीन थे। वे लोग आते वहाँ पर शर्त लगाते कि कौन पहले आगे जाएगा या फिर कौन बीच धारा तक पहुँचेगा। मेरी उपयोगिता और महत्व को देखकर लोग मुझे लोक माता कहते थे। मैं लोगों के बहुत सारे काम में आती थी, इसलिए लोगों ने मुझे लोक माता का दर्जा दिया, नाम दिया। लेकिन बाढ़ के समय में मैं विकराल रूप धारण कर लेती थी। मैं बहुत ही खतरनाक हो जाती थी। अपनी बाढ़ के कारण होने वाली विनाश लीला से मुझे बहुत दुख होता है। मेरे बाढ़ के आने के कारण मैंने लोगों के घर उजड़ते देखे हैं। मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, उन्हीं जानवरों को और उन्हीं इंसानों को मरते हुए देखा है। लेकिन मैं क्या करूं?
यह तो प्रकृति का खेल है, प्रकृति का खेल है, इसे तो होना ही है और होगा ही। मुझे इतना ही संतोष है कि मुझसे वनस्पतियों और प्राणियों की सेवा हुई है और होती रहेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी वजह से वनस्पतियों और प्राणियों की सेवा हुई है और भविष्य में भी होती रहेगी। मेरे किनारे बसे गांव, कस्बे और शहर समय के साथ साथ बड़े होते गए और समय जैसे जैसे बीतता गया मेरे आसपास के जो गांव थे, कस्बे थे, वे शहर के रूप में बदलने लगे और जगह जगह मेरे ऊपर पुल बनाए गए और मेरे ऊपर से होकर छोटी से बड़ी गाड़ियां गुजरने लगी, रेलगाड़ियां आने जाने लगी, कई जगह बांध बनाए गए। मानव जाति की प्रगति देखकर मुझे लगा जैसे मेरा ही वैभव बढ़ रहा है। वैभव का मतलब होगा समृद्धि, समृद्धि का मतलब कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी जब नहीं होती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास वैभव है, मतलब समृद्धि। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था इंसानों की प्रगति को देखकर, मानव की प्रगति को देखकर, कि जैसे मेरा ही वैभव बढ़ रहा है, मेरी ही समृद्धि हो रही है। मेरे किनारे कई तीर्थस्थल बन गए हैं, मंदिरों का निर्माण किया गया है, हर दिन पूजा आरती होती रहती है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बनारस में भी वहाँ पर नदी है, वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, हमेशा वहाँ पर आरती और पूजा होती रहती है। वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। उस तरह से मेरे आसपास भी इसी तरह से माहौल बना रहता है। मेरे किनारे पर साल में कई बार मेले लगते हैं और इस मेले में गांव से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर आकर जब वे खुश होते हैं, उन्हें खुश देखकर मैं भी अपने आप को बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ। रात में नौका विहार के लिए जब लोग आते हैं चांदनी रात में, उस समय उनकी खुशी को देखकर मैं भी खुशी के मारे गदगद हो उठती हूँ। यहाँ पर पुलकित का मतलब होगा खुशी से गदगद होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। आज भी मेरे किनारे पर उत्सव का सिलसिला जारी है। उत्सव मतलब त्योहारों का सिलसिला जारी है। त्योहारों में मेले लगते हैं, उन्हीं को कहेंगे हम उत्सव। लेकिन आजकल इन चीज़ों में भारी बदलाव आ गया है। आजकल इस तरह के जो उत्सव थे उनमें बहुत से बदलाव आ चुके हैं, चीज़ें पहले की तरह नहीं रह गई हैं। विकास के नाम पर बहुत ही तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हो चुका है। विकास के नाम पर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगा दी गई हैं और इसके अलावा बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं जहाँ पर गांव का नामो निशान भी नहीं है। और इस कारण नई नई समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और नए नए संकट खड़े हो गए हैं। आज औद्योगिकरण के कारण फैला जल प्रदूषण एक विकराल दानव के समान सभी प्राणियों और वनस्पतियों के स्वास्थ्य को निगल जाने के लिए मुंह फैलाता जा रहा है। औद्योगिकरण के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वे सारे केमिकल्स को नालों के द्वारा नदियों में छोड़ा जा रहा है और इन कंपनियों से निकलने वाला यह जहरीला केमिकल जब पानी में मिलता है और उससे जब प्राणी, जो भी जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, वे पीते हैं या फिर पानी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं या फिर अन्य जीव हैं, वे जब वही पानी पीते हैं तो उस चीज़ का उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार वे मर भी जाते हैं। मनुष्य के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण आज मेरा स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। पहले जो छोटे बड़े नाले मुझ में आकर मिलते थे उनसे मुझे ताकत मिलती थी, शक्ति मिलती थी, लेकिन अब जो नाले रात दिन कारखानों के भारी गंदगी लाकर मेरे अंदर उड़ेलते हैं, इससे मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है और मैं बहुत ही कमज़ोर हो रही हूँ। शहरों और महानगरों में जहर ही जहर आ रहा है। जो भी शहर हैं वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हैं और उन कारखानों से जो गंदगी निकलती है वे सब जहर के ही समान हैं। वे जहर मेरे अंदर आ रहे हैं और मैंने इन जहर को पीने वाले जलजीवों को मरते हुए देखा है और जो जानवर पानी पीते हैं उन जानवरों को मैंने बीमार होते हुए देखा है और इन चीज़ों को देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। मुझे समुद्र में मिलकर ही शांति मिलती है, परंतु जब मैं बहुत ही प्रदूषित जल लेकर उसकी गोद में समाती हूँ तो मुझे शर्म आने लगती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मनुष्य को सद्बुद्धि दे कि वह इस तरह की चीज़ों को न करके पानी को स्वच्छ बनाए और वह अपना भला करे और पूरी मनुष्य जाति का भला करे। फ्रेंड्स, ये था वीडियो आज का जो कि हमने सीखा एक निबंध नदी की आत्मकथा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।